एमलेन के प्रशासनिक कार्यालय में माहौल तनावपूर्ण था। एक अनकही खटास से भरा हुआ था जो दीवारों से टकराता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा में पुराने चर्मपत्रों की गंध और ताज़ी स्याही की तीखी गंध थी। नए लोगों को देखकर सभी पुराने प्रशासक घबराए हुए थे। उनके हाव भाव सख्त थे और उनकी निगाहें नए चेहरों की ओर संदेह और हीनता के साथ घूम रही थीं। ऊंची खिड़कियों से छनकर आती धूप धूल के गुब्बारों को उजागर कर रही थी जो बहीखातों से भरी डेस्क पर नाच रहे थे। लेकिन इससे पुराने लोगों और नए लोगों के बीच की ठंडी पेशेवर दूरी कम नहीं हो पा रही थी। फेबियन सर ड्वेन के पास उनके द्वारा मांगे के दस्तावेज लेकर पहुंचता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर एक आत्मविश्वास भरी लयबद्ध आवाज के साथ गूंज रही। वो अपने आसपास के थके हुए झुके हुए कंधों के विपरीत उच्च कुल की सहज के साथ खुद को संभाल रहा था। ड्वेन अपनी अस्त व्यस्त डेस्क से ऊपर देखता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं और वो कागजात ले रहा है। ड्वेन अनिच्छा से कहता है, अच्छा काम। उनकी आवाज धीमी बुदबुदाती है जिसमें हफ्तों से चली आ रही थकान झलकती है। फेबियन अपनी बात जारी रखते हैं। उनका लहजा बेहद शालीन और विनम्र है। यहाँ कैसल टेसन में हुई फसल और शहर के चारों ओर बन रही दीवार के बारे में कागजात हैं। वो फोल्डरों को इतनी सफाई से रखते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो अव्यवस्थित माहौल का अपमान कर रहे हों। दस्तावेज पाकर सर ड्वेन फेबियन को धन्यवाद देते हैं, हालांकि उनके मुंह से शब्द भारी लग रहे हैं। बाकी सभी एडमिनिस्ट्रेटर फेबियन को घूर रहे थे। उनकी कलम रुक गई थी और वे ये सब देख रहे थे। उन्हें अपने बीच एक अदृश्य दीवार का एहसास हुआ, एक ऐसी दीवार जो वंशावली और शिक्षा से बनी है जिस पर वे कभी चढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। फिर एक और नवागंतुक लोटमैन सर ड्वेन के पास आता है जो उस उदास कमरे में एक उज्ज्वल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। वो डेस्क के पास रुक जाता है और मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ समय मांगता है। लैचमैन का कहना है कि बजट में एक छोटी सी गलती थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह इसे दुर्भावना से नहीं कहता है, लेकिन सुधार एक भारी बादल की तरह हवा में लटका हुआ है। वह ड्वेन को बताता है कि वह भविष्य में इसे रोकने के लिए रो हीटर की क्रॉस चेकिंग विधि का उपयोग कर सकता है। इस विधि के बारे में सुनकर ड्वेन बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने पसीने और धैर्य से किताबों को संतुलित करने में दशकों कैसे बिताए, और एक संरचित नाम तकनीक का उल्लेख जिसने कभी नहीं सुना था। उसके दिल की धड़कन रुक गई। एक उज्जवल मुस्कान के साथ लैचमैन ड्वेन से कहता है कि उसे सिखाना चाहिए। उसकी आंखें सच्ची मदद से चमक रही हैं जो स्थिति की चुभन को और भी तेज कर देती हैं। शर्मिंदा होते हुए ड्वेन लैचमैन को धन्यवाद देता है। उसका चेहरा लाल रंग की एक गहरी छाया में है जिसे वो अपनी मेज पर देखकर छिपाने की कोशिश करता है। तो मुस्कुराते हुए सर ड्वेन उन्हें बताते हैं कि वे नए हैं, फिर भी उन्होंने पहले उनकी बहुत मदद की है। ये एक तारीफ थी, लेकिन इसका स्वाद राग जैसा था। फैबियन डगलस प्रशासक से था और लोचमैन वॉल्ट्राइम प्रशासक से था, और वे दोनों डेमिरॉन थे। कमरे में उनकी उपस्थिति हमेशा चमकती रहती थी। ड्वेन की मुस्कान सुनकर लोचमैन ने कहा, बेशक। वो अपने बढ़िया कपड़े ठीक करता है और कहता है कि उन्हें अपने नए स्वामी की मदद करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम पर रखा है। फैबियन ड्वेन से कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उन्हें बता दे। उसका शांत और स्वागत करने वाला। उनकी चमकदार मुस्कान आम प्रशासकों के लिए बहुत चमकदार थी, जो सीधे देखने के लिए बहुत अधिक चमकीला सूरज की तरह काम कर रही थी। वर्षों से वहां काम कर रहे लोगों के लिए ये नए लोग केवल सहायक नहीं बल्कि प्रतिस्थापन जैसे महसूस होते थे। शाम को तीनों आम प्रशासक एक स्थानीय बार में इकट्ठा होते हैं। दीवार में एक धुएंधार छेद जहां बासी एले और भुने हुए मांस की गंध एक अस्थायी अभ्यारण्य प्रदान करती है। लकड़ी की मेजों पर हजारों मगों के छल्ले लगे हुए थे और कोने में परछाई पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी। पीते समय एक ने अपनी कटु और अस्पष्ट आवाज में पूछा, उन्हें मदद के लिए रईसों को क्यों रखना पड़ा? वह अपने पेय की एम्बर गहराई में इस तरह देखता है जैसे उत्तर झाग में छिपा हो। एक और व्यक्ति पास आकर पूछता है ताकि बगल की मेज पर बैठे ग्राहक सुन न सकें, क्या उन्हें इन रनों को सहना पड़ेगा? रन शब्द एक श्राप की तरह उगल दिया गया। वे सभी एक दूसरे से सहमत हैं। उनकी साझा नाराजगी उन्हें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में एक साथ बांध रही। एक प्रशासक ने काफी शराब पी रखी थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी हरकतें अनियमित थीं। वो अपनी आवाज में ऊंची आवाज में कहता है कि 1 महीने पहले की बैठक में वे ये सुनकर बहुत खुश थे कि उन्हें और लोग मिलेंगे। जब उनके पास सैकड़ों आवेदक थे तो वे थके हुए थे, लेकिन वे खुश थे। वो याद करता है, एक पुरानी यादों वाली मुस्कान उसके होठों पर थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। फिर वो अपना मग मेज पर पटक देता है, जिसकी आवाज मधुशाला के आसपास के शोर में बंदूक की गोली की तरह गूंजती है, और पूछता है, लेकिन सभी आवेदक कुलीन क्यों थे? सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित और भारी। उसके बगल में बैठा दूसरा प्रशासक कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध के कारण उनकी अपनी भूमि बर्बाद हो गई है। वो अपनी सीमाओं के बाहर खंडित राज्य की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए गंभीर स्वर में बोलता है। मेज के दूसरी ओर बैठा व्यक्ति उत्साहित हो जाता है और पूछता है क्या उन्हें लगता है कि वो ये नहीं जानता। वो मेज पे गिरी हुई चीज को अपने हाथ से पोंछता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें ड्वेन को नए लोगों से निपटने में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। वह अपनी आवाज धीमी करते हुए षड्यंत्रकारी फुसफुसाता है। हाँ, वे कुलीन हैं, लेकिन वे अभी भी नए हैं और ड्वेन के अधीन काम करते हैं। वे सभी ड्वेन की कठिनाइयों को साझा करते हैं, हर खामोश अपमान और हर झिझक को अपने जैसा महसूस करते हैं। एक का कहना है कि ड्वेन ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसे यकीन है कि उसे मुश्किलें आ रही हैं।
वे अपने नेता के लिए एक मौन गंभीर टोस्ट में अपने मग उठाते हैं, वो व्यक्ति जिसने इस नई दुनिया में उनकी अपनी अनिश्चित स्थिति का प्रतिनिधित्व किया। लोगन के ऑफिस में सीन बदल जाता है। एक कमरा जो अफरा तफरी वाले प्रशासनिक फ्लोर से बिल्कुल अलग लगता है। वहां शांति थी सिवाय कलम की खरोंच और कभी कभार कागजों की सरसराहट के। जहां ड्वेन ध्यान से खड़ा था उसकी पीठ सीधी थी लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो युवा लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए कहता है, उन्होंने जिन नए लोगों को काम पे रखा है वे अपना काम कर रहे हैं। वास्तव में वह भारी मन से कहता है, फैबियन और लोमन उससे बेहतर हैं। लोगन ड्वेन की ओर नहीं देखता क्योंकि वो अपनी मेज पर रखी रिपोर्ट के ढेर को पढ़ने में व्यस्त था। उसकी भौहें ध्यान में सिकुड़ी हुई थीं। उसका दिमाग लॉजिस्टिक्स और रणनीति पर इतनी तेजी से चल रहा था कि सामाजिक बारीकियों के लिए बहुत कम जगह बची थी। ड्वेन की बात सुनकर लोगन बस पूछता है, ओह सच में? उसका लहजा ध्यान भटकाने वाला था। किसी ऐसे व्यक्ति की लापरवाही भरी प्रतिक्रिया जिसका दिमाग पहले से ही अगले 3 कामों में लगा हो। लोगन के सवाल को सुनकर ड्वेन एक पल के लिए चुप हो जाता है। छोटे से ऑफिस में खामोशी असहज रूप से लंबी खिंच जाती है। वो मुश्किल से निकलता है और फिर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। लोगान फिर कहता है, बहुत बढ़िया, बस इतना ही। वो फिर भी ऊपर नहीं देखता। उसकी कलम एक दस्तावेज पर नाच रही है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सबसे वफादार नौकर को निकाल देता है। ड्वेन फिर भी नहीं जाता। वो वहीं खड़ा रहता है। उसके जूते जमीन पर जड़े हुए हैं। कमरे में हवा पतली महसूस होती है। ये देखकर लोगान उसकी तरफ देता है और आखिरकार अपनी कलम नीचे रख देता है। उसकी हिचकिचाहट देखकर लोगान पूछता है, क्या बात है? वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है। टिमटिमाती आग की रोशनी उसके युवा चेहरे पर लंबी छाया डाल रही है। ड्वेन फिर भी चुप रहता है। उसके हाथ उसके बगल में हल्के से कांप रहे हैं। फिर एक उदास स्वर में अपनी हिम्मत जुटाते हुए वो अनिच्छा से कहता है कि वो सेवानिवृत्त होना चाहता है। ये बात लोगान, मुख्य प्रशासक जो मेन स्टेट की रीढ़ था, का सेवानिवृत्त होना अकल्पनीय था। लोगान घबरा जाता है और तुरंत उठ जाता है। उसकी कुर्सी जोर से फर्श से टकराती है। वो पूछता है, क्या? ड्वेन का कहना है कि सर हैंकल के बाद से ही वो रिटायर होने के बारे में सोच रहा है। वो खुद को एक गुजरे जमाने का अवशेष, एक ऐसा पुर्जा महसूस करता है जो अब आधुनिक मशीन में फिट नहीं बैठता। अपनी निगाहें झुकाते हुए वो कहता है कि उसे लगता है कि अब पीछे हटने का समय आ गया है। उसकी आवाज में एक ऐसा दुख है जिसे वो अब छिपा नहीं सकता। इस बार लोगन थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी मेज के पीछे छोटी सी जगह पर टहलता है और कहता है, सर हैंकल अभी नए सैनिकों को ट्रेनिंग देने के प्रभारी हैं। वो ये तर्क देने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ड्वेन अपने स्वामी की बात पूरी नहीं होने देता और तुरंत कहता है कि ये इससे अप्रासंगिक है। वो आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में हताशा भरी धार होती है। हाल ही में उसे लगा है कि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। ये सुनकर लोगन हैरान रह जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो ड्वेन को देखता है। हफ्तों में पहली बार वो उस आदमी को सही मायने में देख रहा है। उसके बालों में सफेदी, उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। ड्वेन फर्श की तरफ देखता रहता है, युवा स्वामी की पैनी निगाहों का सामना करने में असमर्थ। उसकी आंखों में दर्द भरा था। जब वो कहता है नए लोग उससे बेहतर हैं, वो रुकता है। ये स्वीकारोक्ति किसी भी शारीरिक घाव से ज्यादा दुखदायी है। उसके जैसे आम आदमी के लिए उनसे ऊपर होना संगठनात्मक दृष्टिकोण से अप्रिय होगा। ड्वेन फिर अपने स्वामी से माफी मांगता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस परिवार को निराश कर रहा है जिसकी उसने पूरी जिंदगी सेवा की है, बस वही बनकर जो वो है। लोगान इस स्थिति को देखकर अवाक रह गया। ड्वेन की खामोश पीड़ा का बोझ उस पर दबा हुआ था। उसके सिर पर हाथ रखते हुए लोगान ड्वेन से कहता है, नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं नहीं जानता था कि उसे कैसा लगा। उसे अपनी दृष्टिहीनता के लिए अपराध बोध महसूस होता है। वो कहता है, चलो इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। लोगान फिर गहरी सोच में पड़ जाता है जबकि वे दोनों वहीं खड़े थे। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक और चूल्हे की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। कभी कभी आवाजें निकल जाती हैं लेकिन लोगान फिर भी कुछ नहीं कहता। ड्वेन के लिए ये चुप्पी बहुत तकलीफदेह है, जो अपने करियर के अंत में अपनी बर्खास्तगी का इंतजार कर रहा है। तभी अचानक लोगन चिल्लाता है, ठीक है। ड्वेन को ये बात सुनकर झटका लगता है और वो थोड़ा चौंक जाता है। लोगन उत्साहित होकर ड्वेन से कहता है कि अब वो भी एक महान व्यक्ति है, इससे सब कुछ सुलझ गया। वो विजयी मुस्कान के साथ ये कहता है जैसे उसने एक जटिल पहेली को सुलझा लिया हो। लोगन की बात सुनकर ड्वेन बहुत हैरान हो जाता है। उसका मुंह थोड़ा खुला रह जाता है और उसके दिमाग में शब्दों को समझने की कोशिश होती। लोगन कहता है कि उसके पिता और वो दोनों बहुत लापरवाह थे। उसे एहसास होता है कि उनकी दुनिया की संरचना बदल गई है और वे अपने पुरस्कारों को उसके अनुरूप ढालने में असफल रहे हैं। युद्ध के दौरान उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पुरस्कारों की आवश्यकता है। ये उनकी ओर से एक चूक थी। जैसे ही लोगन ये कहता है, वो ड्वेन के कंधे पर हाथ रखता है। सच्ची मित्रता और सम्मान का भाव। ड्वेन फिर लोगान से पूछता है। उसकी आवाज कांप रही है। उसे लगा कि उसने राजा द्वारा दिए गए सभी स्लॉट पहले इस्तेमाल कर लिए हैं। वह देश के नियमों को जानता था, नए कुलीनों के निर्माण पर लगाए गए सख्त कोटा। ड्वेन की चिंता को नजरअंदाज करते हुए लोगान ने बस इतना कहा कि उसे यकीन है कि अगर वो मांगे तो राजा उन्हें कुछ अतिरिक्त बंजर पद दे सकता है। वो आत्मविश्वास के साथ बोलता है जो अहंकार की सीमा पर है। एक ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास जो ताज के लिए अपनी कीमत जानता है। ड्वेन शिकायत करने की कोशिश करता है। उसका व्यावहारिक दिमाग अभी भी घूम रहा है, ये कहते हुए कि उसे लगता है कि ये शक्तियों का दुरुपयोग है। लोगान ने कहा कि ये ठीक है। वो ड्वेन की आंखों में देखता है। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो जाती है। वो अपने वफादार कर्मचारियों के लिए दोष अपने ऊपर लेगा। वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को खोने के बजाय राजा की नौकरशाही से लड़ना पसंद करेगा।
दृश्य राजधानी के शाही महल में बदल जाता है, ठंडे संगमरमर और सोने की छाया वाली जगह। आर्चड्यूक राजा के सलाहकार आर्चड्यूक राजा के कक्ष के सामने चिंतित नजरों और भारी दिल के साथ खड़े थे। वो अभी अभी बाहर निकले थे। भारी ओक के दरवाजे उनके पीछे एक सुस्त धमाके के साथ बंद हो रहे थे। आर्चड्यूक चिंता के साथ अपने मन में कुछ देर पहले घटी घटना को दोहराता रहता है। उसकी यादें किसी दुखद घटना की तरह चलती रहती हैं। दिन के बीच में राजा को अत्यधिक शराब पीते देखकर आर्चड्यूक ने राजा से पूछा था, ये सब क्या है? कमरे में किण्वित अंगूरों और महंगे इत्र की गंध आ रही थी, जो एक मीठा मिश्रण था। राजा ने लापरवाह तरीके से आर्चड्यूक को बताया कि उसने उसे बताया था ये एक समारोह है। वो अपने गोताखोरी वाहन पर आराम कर रहा था। उसका मुकुट उसके सिर पर सुरक्षित रूप से झुका हुआ था। ये 27 गुना समारोह का आखिरी दिन है। राजा ने एक सुनहरे प्याले से अस्पष्ट रूप से इशारा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। करते हुए कहा था। उसने आर्चड्यूक से बस इतना ही करने की अनुमति मांगी, जैसे वो एक बच्चा हो जो कुछ खाने के लिए कह रहा हो। शाही सलाहकार का कहना है कि 27 गुना समारोह स्वर्ग के 9 देवताओं के लिए है। उसकी आवाज कठोर थी, परंपरा के बोझ से भरी हुई थी, जिसमें प्रत्येक देवता को 3 दिन समर्पित थे। वह राजा से पूछता है, वह इतने पवित्र समारोह के बीच में इस तरह शराब कैसे पी रहा है? ये एक अपवित्रता है, राज्य की आध्यात्मिक नींव के लिए एक घोर अवहेलना है। इस शराब का गिलास पकड़े हुए राजा ने शाही सलाहकार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो बहुत अधिक चिंता करता है। उसने एक लंबा घूंट लिया। लाल तरल उसके होठों को दागदार कर रहा था। उसने दावा किया कि वो खुद को नियंत्रित कर सकता है, हालांकि उसकी कांच जैसी आंखें कुछ और कह रही थी। शाही सलाहकार कुछ और कहने जा रहा था। उसके गले में शब्द जल रहे थे, लेकिन वो खुद को रोकता है और माफी मांगता है। वो जानता था कि कब दीवार पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। राजा फिर कहता है, हाँ शायद वे थोड़ा भटक गए, और पूछता है, शाही सलाहकार यहाँ तक क्यों आया है? वो ऊबा हुआ लग रहा था, जैसे राज्य के मामले उसके उत्साह से ध्यान हटाने का एक थकाऊ काम हो। आर्चड्यूक का कहना है कि वो हाउसवुल्फ से पूछने आया कि उनका अगला कदम क्या है। राजनीतिक माहौल बदल रहा था और इतने बड़े घराने के पतन के लिए एक नाजुक स्पर्श की आवश्यकता थी। राजा का कहना है कि वो जल्द ही इस पर बात करने जा रहा है। हाउसवुल्फ ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन उन्हें पदावनत करना और उनकी आधी जमीन उन्हें देना थोड़ा ज्यादा है। उसने सोचा। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी और वो छत को घूर रहा था। आर्चड्यूक ने उस आदमी को देखा जो शायद नए राजा के दिमाग में जहर घोल रहा था। कोने में एक छाया, कान में एक फुसफुसाहट। लेकिन उसने फिर भी ये सोचने का फैसला किया कि राजा ने बहुत कुछ सहा है। उसे यकीन है कि उसे शोक मनाने के लिए समय चाहिए। आर्चड्यूक ने खुद को उम्मीद देने की कोशिश की, यह सोचकर कि राजा के जाने के बाद उसे यकीन है कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसे राज्य की खातिर इस पर यकीन करना पड़ा। जैसे आर्चड्यूक जा रहा था, एक शाही दूत उसके पास आया। उसका चेहरा पीला और पसीने से तर था। वो कहता है कि ताज के लिए एक संदेश है। आर्चड्यूक ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, वो उसे ये क्यों बता रहा है? ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। संदेशवाहक की अनिच्छा देखकर आर्चड्यूक को राजा की हालत याद आती है। वो नशे में धुत था, उदासीन था। वो आह भरता है और कहता है कि संदेश उसे ले आओ। वो इसे वैसे ही संभालेगा जैसे वो बाकी सब चीजों को संभालता है। जैसे ही क्रिस्टल कम्युनिकेशन बॉल जलती है, कमरा एक हल्की नीली रोशनी से भर जाता है। लोगान कनेक्शन के दूसरी तरफ ध्यान देता है और राजा का अभिवादन करने वाला होता है। उसकी अभिव्यक्ति औपचारिक और तैयार होती है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका स्वामी आर्चड्यूक है। हैरान होकर लोगान पूछता है, वो जवाब क्यों दे रहा है? आर्चड्यूक के चेहरे पर निराशा के भाव थे। क्रिस्टल की जादुई चमक में उम्र की रेखाएं और भी गहरी दिख रही थीं। कुछ देर बाद अपने शिष्य को देखकर आर्चड्यूक कहते हैं कि काफी समय हो गया है और महामहिम अन्य मामलों में व्यस्त हैं। वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि राजा नशे में है। आर्चड्यूक लोगान को उनसे बात करने के लिए कहते हैं। लोगान पूछता है, क्या चल रहा है? अपने गुरु की आवाज में तनाव महसूस करते हुए गुस्से और चिंता भरे स्वर में आर्चड्यूक कहते हैं, कुछ भी नहीं है। अभी तक नहीं, हवा में लटका हुआ है एक काला शगुन। अभी तक नहीं सुनकर लोगान बहुत हैरान हो जाता है। उसके दिमाग में राजधानी में आने वाली संभावित आपदाएं घूम रही हैं। आर्चड्यूक तब लोगान से कहता है कि चिंता न करे और उसे बताए कि उसने क्या करने को कहा है। वो अपनी थकान पर एक पेशेवर मुखौटा पहन लेता है। लोगान फिर अपने मालिक को सब कुछ समझाता है। प्रशासनिक संकट, नवागंतुकों की प्रतिभा और म्लेन घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महान ड्वेन की उसकी इच्छा। सब कुछ सुनने के बाद आर्चड्यूक पुष्टि करता है। लोगान से पूछता है कि वो केवल उपाधि चाहता है, भूमि या अन्य पुरस्कार नहीं। ये एक अजीब अनुरोध था, लेकिन ये दर्शाता है कि लोगान का ध्यान क्षेत्र के बजाय लोगों पर है। थोड़ा घबराते हुए लोगान ने जवाब दिया, बिल्कुल। वो जानता है कि वो ताज के धैर्य के साथ अपनी किस्मत को आगे बढ़ा रहा है। एक गहरी सांस के साथ जो उसकी हड्डियों को झकझोरती हुई लगती है। आर्चड्यूक कहते हैं, ठीक है, वो राजा से बात करेगा। वो अपने माथे को रगड़ता है और लोगान को चेतावनी देता है कि याद रखे, ये उसे मिलने वाली आखिरी उपाधि होगी।
शाही कुआं सूख रहा था। लोगान कहता है कि वो इसे याद रखेगा। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता छलकती है। कॉल समाप्त होती, नीली रोशनी गायब हो जाती है। लोगान एक गहरी सांस लेता है। उसके ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। वह सोचता है कि उसे पता था कि उसके मालिक उसे डांटेंगे, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा है। आर्चड्यूक की गर्मजोशी गायब थी, उसकी जगह एक भंगुर ठंडी दक्षता थी। उसने भी अलविदा कहे बिना फोन रख दिया। लोगान सोचता है क्या वाकई कुछ हुआ। उसके पेट में बेचैनी का एहसास होता है। उसे लगता है कि लेने के बाहर की दुनिया उससे कहीं ज्यादा नाजुक है जितना उसने सोचा था। ड्वेन जो दरवाजे के बाहर से सुन रहा है, रोशनी कम होते ही दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और वो भावनाओं के बवंडर में फंसकर लोगान के पास कूद पड़ता है। रोते हुए ड्वेन अपने मालिक से पूछता है, उसने इस तुच्छ व्यक्ति के लिए ये सब क्यों किया। वो एक साधारण व्यक्ति है, साधारण जन्म का व्यक्ति है, फिर भी उसका स्वामी उसके लिए राजा को चुनौती देने को तैयार था। पूछते हुए, ये क्या है। लोगन ड्वेन को उतरने के लिए कहता है। उसकी आवाज दबी हुई है और वो बूढ़े आदमी को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्वेन नहीं सुनता। उस पर भावनाएं हावी हो जाती हैं। वह लोगान की ट्यूनिक को एक बच्चे की तरह पकड़ लेता है। रोते हुए ड्वेन कहता है कि वो मरते दम तक म्लेन की सेवा करेगा। यह इस अप्रत्याशित दयालुता की आग में तपाई में तपती हुई पूर्ण निष्ठा की प्रतिज्ञा है। ड्वेन के रोने से लोगान भीग गया। वह अपने कपड़ों से रिश्ते आंसुओं की गर्माहट महसूस कर सकता है। घिनौना महसूस करते हुए लोगान ड्वेन को उतरने के लिए कहता है, हालांकि उसकी आवाज में कोई वास्तविक गुस्सा नहीं है। दृश्य प्रशासनिक हॉल और शाही महलों से बहुत दूर कहीं और बदल जाता है। हवा पेड़ों के बीच से होकर बहती है, बारिश की गंध और दूर से धुएं की गंध ले जाती है। जहां एक युवती गाड़ी की ओर भाग रही है, उसकी स्कर्ट उसके हाथों में है और वो बजरी वाले रास्ते से भाग रही है। एक शूरवीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे एक भारी गेट खटखटा रहा है। उसका कवच आग की ढलती रोशनी को दर्शाता है। फिर शूरवीर अपनी जवान पत्नी से पूछता है, क्या वो सचमुच जाएगी। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। उसकी आवाज में एक रक्षक का डर है, आखिरी चीज खोने का डर जिसकी रक्षा करने की उसने शपथ ली है। वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पहले से ही गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी है। गाड़ी में चढ़ते समय युवती कहती है कि कुछ नहीं किया जा सकता। उसका चेहरा पीला है, लेकिन गंभीर दृढ़ संकल्प की रेखाएं हैं। युद्ध के बाद उनके घर ने सब कुछ खो दिया। उनकी हार के बाद प्रतिष्ठा, सोना, जमीन, सब कुछ चला गया। वो अपने परिवार की शर्म को याद करती है, यहाँ तक कि उसके पिता शाही महल में 4 दिनों तक घुटनों के बल बैठे रहे। दया के लिए एक मौन प्रार्थना जो वास्तव में कभी पूरी नहीं हुई। दृढ़ संकल्प के साथ वो रात में गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है। वो कहती है, लेकिन ये अंत नहीं है। वो सीट के किनारे को तब तक पकड़ती है जब तक कि उसके पोर सफेद नहीं हो जाए। उसके पास अभी भी एक जीवन रेखा है।